नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा चल रहा था सिंधु सभ्यता, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पिछले चैप्टर में हमने देखा था। और जो सिंधु सभ्यता के बड़े नगर है ना, उनके बारे में देखा था हमने पिछले चैप्टर में। और ये देखा था कि सिंधु सभ्यता जो लोग थे मात्र सत्तात्मक थे या पितृसत्तात्मक, तो वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें फिर से बताता हूँ कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आप ऐसे डायग्राम बना लो, फिर से बता रहा हूँ आपको। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में था मांडा, यानी कि मांडा था जम्मू कश्मीर में। मांडा ये था जम्मू कश्मीर में, JSK, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, JSK। और कौन सी नदी के किनारे था? तो ये था चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे था ये, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा था? मांडा था, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके स्थान मिले हैं। तो सबसे उत्तरीतम स्थान कौन सा है? मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण की बात करते हो आप, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा मिला है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान ये था देमाबाद। यहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। कौन सा स्थान है? देमाबाद। कहाँ पड़ता है? देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ये सबसे दक्षिणी स्थान है देमाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? ये पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, ये पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। दिख रहा होगा आपको, गोदावरी नदी के किनारे। यानी कि सबसे उत्तरी स्थान मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणतम देमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थान की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थान है आलमगीर। यानी कि सबसे पूर्वी स्थान है ना, जो आलमगीर है ना, वो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीर। आपको दिख रहा होगा, सबसे पूर्वी स्थान है आलमगीर, जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीर। ये सबसे पूर्वी स्थान है आलमगीर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मेरठ जिला। ये सबसे पूर्वी स्थान है सिंधु सभ्यता का, जो कि कहाँ पड़ता है? आलमगीर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ कौन सा स्थान है? मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा स्थान पड़ता है? आलमगीर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीर। और जो सिंधु सभ्यता है ना, या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं हम इसको, इसका सबसे पूर्वी स्थान है आलमगीर। और ये कौन सी नदी के किनारे है आलमगीर? तो यह है जो हिंडन नदी है ना, उसके किनारे है। यानी कि आप नदी भी लिखना चाहो तो ये कहाँ पे पड़ता है? पहले तो ये लिख लो, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूपी। और नदी पूछे तो हिंडन नदी। कौन सी नदी? ऐसे लिख लेना, हिंडन नदी। हिंडन नदी ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीर सभ्यता पड़ी मिली है यहाँ पे। ये सबसे पूर्वीतम स्थान है। और सबसे जो पश्चिमी स्थान है वो कौन सा है? वो है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक कर लेता हूँ इसे। सबसे पश्चिमी स्थान है सुतका गेंडोर, यानी कि कौन सा स्थान है? वह ये सुअर। सबसे पश्चिमी स्थान है सुत का गेंडोर, यह है सुत का गेंडोर। ये सबसे पश्चिमी स्थान है। ये सबसे पश्चिमी स्थान है जो सिंधु सभ्यता ना उसका। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बलूचिस्तान में। यानी कि आप जगह का नाम लिखना चाहो तो आप लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं मैं इस कारण नहीं लिख रहा हूँ। बलूचिस्तान में पड़ता है ये। कौन सी नदी के किनारे? दासपुर नदी के किनारे। और वर्तमान का पाकिस्तान में है। तो ये सिंधु का विस्तार, जो सिंधु सभ्यता ना उसका विस्तार है। और इसी को हम हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। इसके बहुत से नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा कि सिंधु सभ्यता किस किस नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहते हैं, और इसे कई नामों से जाना जाता है जो सिंधु सभ्यता ना इसको। तो ये सिंधु सभ्यता विस्तार है। और सिंधु सभ्यता किस आधार पर बसी हुई है? यानी कि सिंधु सभ्यता की जो बसावट है ना,
यानी कि सिंधु सभ्यता शहर किस तरीके से बसा हुआ है, तो ये त्रिकोण में बसा हुआ है, यानी कि ये ऐसे बसा हुआ, अगर आप इसे देखोगे तो ये ऐसे बसा हुआ है, ये ऐसे बसा हुआ है त्रिकोण में, ऐसे त्रिकोण में बसा हुआ है। तो ये कैसा त्रिभुजाकार है या त्रिकोण में बसा हुआ है सिंधु सभ्यता, यानी कि ये त्रिकोणाकार बसा हुआ है, त्रिकोण में बसा हुआ है सिंधु सभ्यता, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता की बसावट है। और सिंधु सभ्यता के बारे में आप देखते हो, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। हमको कैसे पता चला कि मातृसत्तात्मक है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खुदाई में जो मूर्तियां मिली है ना, वह ज्यादातर मूर्तियां यानी कि महिलाएं की मिली है, यानी कि मातृ ज्यादा मूर्तियां मिली है ना, वो महिलाओं की मिली है या देवियों की मिली है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली है ना, वो देवियों की मिली है, यानी कि देवताओं की कम और देवियों की मूर्तियां ज्यादा मिली है। इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी ना, ये मातृसत्तात्मक थी। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में है। और सिंधु सभ्यता की अगर आप जो यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखना चाहो, तो सिंधु सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो ये लंबाई है ना सिंधु सभ्यता की, मैंने बताया था कि ऊपर में कौन सा स्थान है, मांडा, और दक्षिण में देमाबाद। तो मांडा से देमाबाद की लगभग लंबाई कितनी हो जाती है, मांडा से देमाबाद की लंबाई हो जाती है लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी होती है, 1400 किलोमीटर। ये इसकी उत्तर से दक्षिण की, मांडा से देमाबाद तक की लंबाई है सिंधु सभ्यता की। और यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हो आप सिंधु सभ्यता की, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 1600 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। यानी कि आलमगीर से लेकर सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में स्थान है ना, वहां तक है इसकी 1600 किलोमीटर। यह सिंधु सभ्यता की लंबाई है। यानी कि इस क्षेत्र में सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीर तक, यहाँ तक बहुत से जो सिंधु सभ्यता के स्थल है ना, बहुत से मिले, इनके बीच में आ जाएगा कालीबंगा और जितनी भी लोथल जितनी भी सभ्यता ना, सब इनके बीच में बसी हुई है। और ये कैसी बसी हुई है, यह त्रिकोणाकार। तो ये सिंधु सभ्यता की बसावट है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु सभ्यता का काल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का कालखंड है लगभग 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक। 2400 से 1700 ईसा पूर्व, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ किताबों में ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको कि लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये इसका कालखंड है सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता में आप देखते हो तो सिंधु सभ्यता की जो घरों और नगरों की जो पद्धति अपनाई गई थी ना, वो थी ग्रिड पद्धति। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, जो सिंधु सभ्यता के घरों व नगरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो वह मिलते हैं ग्रिड पद्धति में, यानी इनका विन्यास ग्रिड पद्धति में मिलते हैं सिंधु सभ्यता के नगर और घर। इसके अलावा घरों के दरवाजे, जो सिंधु सभ्यता के जो घरों के दरवाजे है ना, ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। यानी कि मान लो ये हमारी मुख्य सड़क है, क्या है, ये हमारी मुख्य सड़क है, ये मुख्य हमारी, तो ये जो सड़क है ना, जो ये सड़कें है ना मुख्य, तो यहाँ पे एक घर बने हुए हैं, ये क्या है, घर मान लो ये, तो इनके दरवाजे इधर की तरफ नहीं होते थे, इनके दरवाजे इधर की तरफ होते थे। यानी कि ये घर है, मान लो ये सिंधु सभ्यता के नगर है। तो हमारे क्या होता है, वर्तमान में तो घरों के दरवाजे आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे, इस तरफ, लेकिन सिंधु सभ्यता में उल्टा होता था। वहां के जो घरों के दरवाजे है ना, वो इस तरफ देखने को मिलते थे, यानी कि सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, इधर की तरफ खुलते थे। ये सड़क है, इसके विपरीत इस तरफ खुलते थे सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां, तो पीछे की तरफ होते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न होकर पीछे की तरफ होते थे। तो ये सिंधु सभ्यता के मुख्य घरों की विशेषता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग, क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगर उनमें ऑप्शन आ जाए कि 2-3 आपको 4 ऑप्शन देगा वो, जिसमें से 3 धातु अलग दे देगा और एक तलवार दे देगा, तो तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि ये लोग तलवार को नहीं जानते थे सिंधु सभ्यता में। और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको। और यहाँ पे जो शव है ना, उनको जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। यानी जो सिंधु सभ्यता ना, उसमें शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे, यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। इस कारण हम कहते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, वो कौन सी पद्धति के थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं मिश्रित लोग हैं। यानी कि जो मध्य एशिया है ना,
वहाँ के निवासी माने जाते हैं। मध्य एशिया, ईरान और फिर अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आ गए। तो यानी कि तीनों क्षेत्रों के लोग थे। तो कुछ तो शवों को दफनाते थे और कुछ जो भारतीय थे ना वो जलाते थे। इस कारण ये मिश्रित लोग भी कहे जाते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही भोजन खाते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग है ना वो मांसाहारी भी भोजन करते थे और शाकाहारी भी भोजन करते थे। यानी कि कुछ लोग मांसाहारी थे और कुछ लोग शाकाहारी थे, यानी कि दोनों ही भोजन खाते थे वो लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। इसके अलावा अगर उनकी फसलों की बात करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, उनकी फसलों में है मुख्य गेहूं, जौ और चावल। यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं का प्रयोग, फिर जौ का और चावल का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और उनके मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो सिंधु सभ्यता के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। यानी कि सिंधु सभ्यता के मनोरंजन के साधक थे, जो मनोरंजन है ना, मनोरंजन करने के साधन थे शिकार करना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, शिकार करना मुख्य साधक थे मनोरंजन के, शिकार करना और पशुओं को लड़ाना आदि मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के जो मनोरंजन के मुख्य साधन थे ना वो शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना आदि इनके मुख्य साधन थे शिकार, इसके मनोरंजन के। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो खुदाई में मिली है ना वो देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली है। देवता की मूर्तियों की अपेक्षा मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली है। तो समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था सिंधु सभ्यता का समाज। और परिवार में मुखिया कौन होती थी? महिला होती थी। जो सिंधु सभ्यता का समाज है ना वो किस आधार पर बटा हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का समाज है ना 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से? तो उनमें थे प्रथम, यानी कि 4 भागों में विभाजित था। प्रथम आता है पुरोहित, दूसरा आता है प्रथम आता है पुरोहित, दूसरा आता है योद्धा, तीसरा व्यापारिक और चौथा श्रमिक। इन 4 वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन जो समाज था ना वो कर्म मूलक था, यानी कि कर्म के आधार पर अपनाया जाता था समाज, ना कि जाति आधारित था। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका, आप ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को कि सिंधु सभ्यता का समाज था तो वो ऑप्शन में दे देगा कि जातिवाद और क्रमवाद। तो सिंधु सभ्यता का समाज था क्रमवाद, यानी कि वहां पे जातिवाद समाज नहीं था। अपन क्या होता है ना, जैसे सिंधु सभ्यता का समाज है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति व्यापार करता था तो वो किस में आता था? व्यापारी समाज में आ जाता था वो। और जो कोई योद्धा था ना, यानी कि कोई जैसे फौजी का काम करता था, पुलिस का काम या लड़ाई झगड़े का काम करता था ना राजा महाराजाओं की सेनाओं में, तो वो किस में आता है? वो योद्धा वर्ग में आ जाता था। यानी कि जन्म से वो क्रम आधारित था, न कि वो जाति आधारित था। जाति आधारित नहीं था वो समाज सिंधु सभ्यता का। कौन सा समाज था? क्रम आधारित था सिंधु सभ्यता का समाज। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्या प्रथा भी प्रचलित थी। यानी कि पर्दा प्रथा और वेश्या प्रथा प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। पर्दा प्रथा और वेश्या प्रथा क्या थी? प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता में आप आगे देखते हो तो सिंधु सभ्यता की मुख्य बंदरगाह मैंने कल आपको बताया था कि लोथल और सुतकोतला जो है ना सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह हैं। और सिंधु सभ्यता से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं। और विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। जो विशाल स्नानागार के साक्ष्य है ना सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब एक एक सभ्यता पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, कालीबंगा अलग पढ़ाऊंगा, मोहनजोदड़ो अलग पढ़ाऊंगा, तो उन सभ्यताओं में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से किसके अवशेष मिले हैं। ये हम आगे जब धीरे धीरे चल रहे जो चैप्टर आएगा ना उसमें बताऊंगा मैं आपको। जो कालीबंगा सभ्यता को देखेंगे ना हम, तो क्या है सभ्यता काफी बड़ी है कालीबंगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, यानी कि उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसमें जहाँ से वहाँ से जिस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं ना उसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मोहनजोदड़ो को जितने भी ये बड़े बड़े नगर है ना इनकी अलग से वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें उनके पूरे फैक्ट आ भी नहीं पाएंगे। और इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी और यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और यहाँ से मन के बनाने के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से मिले? वो वो मिले हैं लोथल और चोन्हुद्रो से। मन के बनाने के साक्षी कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं चोन्हुद्रो और लोथल से मन के बनाने के साक्षी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। जो नर्तकी है ना, यानी कि नृत्य करती हुई महिला की जो कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से।
ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा से। ये सब मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना कालीबंगा का, उसमें बताऊंगा मैं आपको ये सब। लेकिन एक क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें से ये भी बन जाता है कि आग में पकी हुई मिट्टियों को क्या कहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टेराकोटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, यानी कि आग में पकी हुई, आपको दिख रहा होगा, पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लिख लेना कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वो ऊनी और सूती दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का अगर क्षेत्र पूछे, सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल पूछे ना कि सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 13 लाख किलोमीटर, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लगभग है इसके मतलब अनुमानित है। इसमें क्या कुछ किताबों में आपको अलग भी देखने को मिल सकता है। मैंने जो एनसीईआरटी बेस है ना उसमें से देखा, तो एनसीईआरटी बेस में है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा 13 लाख, यह 13 लाख वर्ग, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यह सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल पूछे ना ये आपको, तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कैसी है, त्रिभुजाकार है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोण में यानी कि त्रिभुजाकार है। यहाँ से ये ऐसे होकर ऐसे जाती है, त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता। ऐसी है त्रिभुजाकार, ऐसी है। तो ये कुल क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता अलग से देखेंगे, मोहनजोदड़ो अलग से देखेंगे, जितनी भी सभ्यता है ना लोथल अलग से देखेंगे। उन सभ्यता को एक एक वीडियो में एक एक सभ्यता लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे।